वो दे तो शुक्र उसका, ना दे तो मलाल नहीं। वो दे तो शुक्र उसका, ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फ़ैसले कमाल के हैं, उन फ़ैसलों में ज़वाल नहीं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। पिछले लेक्चर में कुछ बेसिक टर्म्स हमने पढ़े और केमिकल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन भी किया था। तो आज हम आगे मूव करते हैं और केमिकल बॉन्ड के जो टाइप्स हैं उनको हम पढ़ते हैं। दी प्रोटॉन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ शुएब पंवर। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड कौन से होते हैं, इनको हम पहले देख लेते हैं, फिर हम बहुत ही अच्छे तरीके से उनको समझते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो बेसिकली केमिकल बॉन्ड के कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या फिर इसे कर्नल और कोसेल बॉन्ड भी कहा जाता है, कर्नल और कोसेल बॉन्ड। दूसरा टाइप बॉन्ड का होता है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इस कोवलेंट बॉन्ड के और भी टाइप्स होते हैं, जैसे हमारे पास सिंगल होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, उसके बाद डबल होता है, ठीक है, डबल कोवलेंट बॉन्ड, और उसके बाद ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये टाइप्स होते हैं हमारे पास केमिकल बॉन्ड की। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा टाइप ऑफ बॉन्ड होता है वो होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये बेसिक टाइप्स होते हैं केमिकल बॉन्ड के, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये बेसिक हमारे पास बॉन्ड के टाइप्स होते हैं और इनको हम डिस्कस करते हैं। और दूसरे हमारे पास जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड के, वो केमिकल बॉन्ड का टाइप नहीं होता है, वो केमिकल बॉन्ड का टाइप होता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है और वो केमिकल बॉन्ड के टाइप्स नहीं है। तो ये हमारे पास बेसिक टाइप्स हैं केमिकल बॉन्ड के, जिसमें पहला हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है और दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, एक पोलर, नॉन पोलर, सिंगल, डबल और ट्रिपल भी होता है, ठीक है। और तीसरा होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये बेसिक हमारे पास टाइप्स है। तो हम एक एक करके सबको आज डिस्कस करते हैं। तो पहले हम आयोनिक बॉन्ड को पढ़ते हैं कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आयोनिक बॉन्ड से। मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ और पूरे बोर्ड पर हम आयोनिक बॉन्ड पढ़ते हैं। हाँ, तो हमारे पास है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, या फिर इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, या इसे कर्नल बॉन्ड भी कहा जाता है, कर्नल बॉन्ड भी कहा जाता है, या इसे कोसेल बॉन्ड भी कहा जाता है। ये इसके नाम है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको आयोनिक बॉन्ड बुलाते हैं, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड बेसिकली ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें आयंस फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं? आयंस फॉर्म होते हैं, ठीक है। आयंस आर फॉर्म्ड। क्या फॉर्म होते हैं? आयंस फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, द टाइप ऑफ बॉन्ड, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड which is formed between metal
and a non-metal by complete transfer of electrons, by complete transfer of electrons from valence shell of metal to a non-metal। ये इसकी ऑथेंटिक और एक्चुअल डेफिनेशन है आयोनिक बॉन्ड को डिफाइन करने के लिए, इसका आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो किस में फॉर्म होता है, एक मेटल होना चाहिए, दूसरा हमारे पास नॉन मेटल होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो मेटल होगा वो अपने वैलेंस शेल के वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देगा नॉन मेटल को। बात समझ में आ रही है? एक मेटल, दूसरा नॉन मेटल। मेटल जो होता है वो अपने वैलेंस शेल वाले सब इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल को ट्रांसफर कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इस आयोनिक बॉन्ड बनने के बाद कुछ आयंस बनते हैं हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनते हैं। एक को हम बोलते हैं केटायन, दूसरे को हम बोलते हैं एनायन। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड के लिए, फीचर्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड, इसके कुछ फीचर्स होते हैं। ठीक है, एक फीचर होता है कि दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इक्वल टू इलेक्ट्रोवैलेंसी, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स मेटल के आखिरी शेल में होंगे वो सब ट्रांसफर हो जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स मेटल के आखिरी शेल में होंगे वो सब ट्रांसफर हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, जो कि एल्यूमिनियम ट्रांसफर करता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, the maximum number of electrons transferred is 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो कि एल्यूमिनियम ट्रांसफर करता है, किसको? एल्यूमिनियम किसी भी नॉन मेटल को ट्रांसफर करके Al+3 में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हमारे पास AlF3 है। ठीक है, इसमें आप देखें कि 3 फ्लोरीन है, तो एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन को डोनेट कर दिए। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2 पहले फीचर है। उसके बाद ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, दिस इज फॉर्म्ड, this bond is formed due to force of attraction, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता है। कैसे बनता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता है, यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसे हम कोलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं, उसकी वजह से ये बॉन्ड बनता है। ठीक है, उसके बाद इसके बनने के लिए जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होना चाहिए। कौन सा प्रोसेस होना चाहिए? एक्सोथर्मिक आपने पढ़ा होगा, या फिर आपने नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे। एक्सोथर्मिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम से सराउंडिंग के पास हीट जाती है, मतलब जो सिस्टम है उसकी हीट चेंजेस जो है वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। द कंडीशन या फिर द प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन, द प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड मस्ट बी एक्सोथर्मिक होना चाहिए। कौन सा प्रोसेस होना चाहिए?
एक्सोथर्मिक जिसमें डेल्टा एच हमारे पास नेगेटिव होती है, जिसमें हमारे पास डेल्टा एच क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं आयोनिक बॉन्ड के। उसके बाद इसका एक और फीचर है, ये हमारे पास जो बॉन्ड होता है स्ट्रांग होता है। इसमें जो हमारे पास इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम होती है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है, और बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ये बात आप ध्यान में रखें। दी बॉन्ड लेंथ, दी बॉन्ड length is shorter and the bond energy is high, the bond energy is high। bond length कम होती है और bond energy जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास इसके फीचर्स हैं। आप एक और फीचर इसका लिखें, दिस इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, दिस इज नॉन डायरेक्शनल। ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ फीचर्स है आयोनिक बॉन्ड के। कौन से फीचर्स है? पहला फीचर ये है कि उतने इलेक्ट्रॉन्स किसी नॉन मेटल के पास ट्रांसफर होंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स मेटल के वैलेंस शेल में होंगे, वो सब ट्रांसफर हो जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं वो 3 होते हैं, जो एल्यूमिनियम ट्रांसफर करता है। उसके बाद तीसरा इसका फीचर है कि ये सबसे स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड होता है। क्यों बॉन्ड स्ट्रांगेस्ट होता है? क्योंकि ये बनता है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू कोलम्बिक फोर्स, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स हैं। उसके बाद ये हमारे पास क्या होता है, ये तब बनता है जब डेल्टा एच, मतलब जो हमारे पास चेंज इन हीट एनर्जी है वो डेल्टा एच नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए। उसके बाद इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। और लास्ट वाला हमारे पास फीचर ये है कि ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है, इसका डायरेक्शन कोई नहीं होता। ये फीचर्स हैं, ये आप लिखें। अब हम कंडीशंस पढ़ते हैं कि इसके फॉर्म होने के लिए कौन सी कंडीशंस, कौन से शराइत और ज़वाबित होते हैं। फिर हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल को देखते हैं। तो मैं इसे यहाँ से मिटा देता हूँ, आप इसको लिखें अपनी कॉपी के अंदर, आपको ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। तो मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ से। अब हम पढ़ते हैं कि इसके बनने के लिए कौन सी कंडीशंस दरकार होती है, ठीक है। कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन है हमारे पास, द मेटल शुड हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, ठीक है, तब भी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल हो जाएगा। उसके बाद दूसरी इसकी कंडीशन है हमारे पास, द नॉन मेटल शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मेटल की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। जब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी तो तब ये बॉन्ड जो है पॉसिबल होगा। तो ये हमारे पास कंडीशंस है जो आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं आयोनिक बॉन्ड की। तो सबसे पहले मैं आपको एक कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ, NaCl वाला, सोडियम क्लोराइड वाला। तो आप देखिए यहाँ पर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। ये पहला शेल है सोडियम का, ये हमारे पास न्यूक्लियस है,
ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है किसका, सोडियम का। ठीक है, तो पहला जो शेल होता है उसमें सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। उसके बाद ये जो दूसरा शेल होता है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 होते हैं। और लास्ट वाला जो शेल होता है सोडियम का उसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये हमारे पास सोडियम के एटम का स्ट्रक्चर है। दूसरा हमारे पास जो है वो क्या होता है, वो हमारे पास क्लोरीन है। फर्ज करें ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल है, ये इसका दूसरा शेल है। ठीक है, और ये इसका तीसरा शेल है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 और लास्ट वाले में इसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 है। मतलब इसको 1 चाहिए, इसको 7 चाहिए। लेकिन सोडियम को 7 तो कोई दे ही नहीं सकता, सोडियम को 7 कोई दे ही नहीं सकता। इसको 1 मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है 1 के मिलने की। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये जो सोडियम है ये इसे अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। यहाँ पर एक चीज आप और यहाँ पर समझ लें कि सोडियम का Z हमारे पास 11 होता है, मतलब 11 प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हैं ना। उसके बाद 11 इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये आप समझ लें। उसके बाद ये हमारे पास इसका Z होता है क्लोरीन का 17, मतलब 17 इसके पास प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज और 17 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज। ये बातें आप थोड़ी सी जहन में रख लें, तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। अब आप देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन जब सोडियम इसको दे देगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और यहाँ पर सोडियम के पास पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे, तो अब कितने हो जाएंगे, अब हो जाएंगे 18। कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब आप मुझे बताएं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में से कौन सी चार्ज बढ़ गई, नेगेटिव चार्ज बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई, 1 बढ़ गई। तो यहाँ पर हम Cl के ऊपर -1 लगा देंगे। इसको हम बोलते हैं A9, इसको हम क्या बोलते हैं, A9, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। या फिर अगर A9 आप नहीं कहते तो आप इसको नेगेटिव आयन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप, नेगेटिव आयन। बात समझ में आ रही है। मतलब अब जो है सोडियम पर क्लोरीन पर कौन सी चार्ज आ गई, -1। अब जो सोडियम है उसने 1 इलेक्ट्रॉन जब लूज किया तो इसका लास्ट वाला शेल जो है ये खत्म हो गया। क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10। मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो गई, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 1 चार्ज बढ़ गई। तो सोडियम को हम बोलते हैं केटाइन। सोडियम को हम क्या बोलते हैं, केटाइन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। या फिर इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन। कौन सा आयन बोलते हैं, पॉजिटिव आयन। तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, Na+Cl क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कैसे, ये हमारे पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये गेन करता है, तो सोडियम पर पॉजिटिव और क्लोरीन पर नेगेटिव। तो ये हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बन गया। कैसे बना, मेटल के पास जितने भी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन थे वो सब इसने ट्रांसफर कर दिए। इसके पास था ही 1, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब इसका लास्ट शेल ये हो गया। इस शेल के अंदर आप देखें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे पास क्या है, आयोनिक बॉन्ड है। जो बॉन्ड हमारे पास ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बने तो उसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास क्या है, आयोनिक बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद इसके पास जो शेल होता है, लास्ट शेल, वो बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। ठीक है,
ये जो हमारे पास इसका पार्ट बचता है इसको हम बोलते हैं कर्नल पार्ट या फिर कोसेल पार्ट। ठीक है, ये हमारे पास पहला एग्जांपल था आयोनिक बॉन्ड का, जो यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे देता हूं। तो अब हमारे पास जो है दूसरा एग्जांपल है, गौर से आप देखिए, हमारे पास है MgO, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास है मैग्नीशियम Mg, इसका Z हमारे पास होता है 12। ठीक है, और ये हमारे पास है ऑक्सीजन, इसका Z हमारे पास 8 होता है। कितना होता है? 8। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें इनके एटम्स का, तो ये हमारे पास इसका न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल है, ये इसका दूसरा शेल है। ठीक है, मैं अच्छे से थोड़ा बना लेता हूँ, फिर से मैं बना लेता हूँ। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका लास्ट वाला शेल, सॉरी पहला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इसका है दूसरा शेल। ठीक है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इसका होता है लास्ट वाला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप इनको सर्किल ही कंसीडर करें कि ये गोल दायरे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ऑक्सीजन, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल है, ये इसका दूसरा शेल है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और लास्ट वाले में 6 होते हैं। अब आप देखिए, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, मैं इसे थोड़ा फिर से बना लेता हूँ। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, और लास्ट वाले में कितने हैं? लास्ट वाले में हमारे पास 2। ठीक है, तो अब आप देखें कि आपने सुना होगा ना, रब ने बना दी जोड़ी, तो यहाँ पर जोड़ी बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? इसको 2 चाहिए, इसको 6 चाहिए। 6 तो इसको कोई दे ही नहीं सकता, इसको 2 कोई दे सकता है। तो ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर कर देता है, और ये जब गेन करता है तो खुशी से ही इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और ये इसका शेल खत्म हो जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो इसके पास पहले 12 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, और 12 प्रोटॉन थे। ठीक है ना, तो अब 2 दे दिए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। मतलब नेगेटिव चार्ज 2 कम हो गई, 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ गई, तो इसको हम लिखेंगे Mg+2। तो इसको हम बोलते हैं क्या? केटाइन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर इसको हम पॉजिटिव आयन बोले तब भी ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव आयन बोलेंगे तब भी ठीक है। अब आप देखिए, इसके पास Z8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इसके पास क्या थे? प्रोटॉन। 2 इसने गेन कर लिए, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। मतलब 10 में से 8 गए तो 2 बच जाएंगे, मतलब 2 हमारे पास नेगेटिव चार्ज बढ़ गई, तो इसको हम लिखेंगे O-, और इसे हम क्या बोलेंगे? एनाइन। क्या बोलेंगे? एनाइन, या फिर इसको हम नेगेटिव आयन भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव आयन। तो ये देखिए आप, एक एनाइन बन गया, दूसरा हमारे पास केटाइन। मतलब आयोनिक बॉन्ड में आयंस बनते हैं। क्या बनते हैं? आयंस बनते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। तो ये हमारे पास Mg और ये हमारे पास O। तो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको ट्रांसफर कर दिए, इसने गेन किए, तो क्या बन गया? MgO। तो इसके पास इसके ऊपर +2 और इसके ऊपर -2, ये हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? आयोनिक बॉन्ड। ये हमारे पास सिंपल दूसरा एग्जांपल था आयोनिक बॉन्ड का। बात समझ में आ रही है? अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब मैं आपको तीसरा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर तीसरा एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ। हमारे पास एक कंपाउंड है KCl, इसे बोला जाता है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, ठीक है, इसे पोटेशियम क्लोराइड बोला जाता है। अगर हम देखें तो हमारे पास ये पोटेशियम है, इसका Z19 होता है, मतलब 19 इलेक्ट्रॉन और 19 प्रोटॉन्स। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा है क्लोरीन,
जिसका Z 17 होता है। मैंने पहले भी आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया था, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन्स और 17 प्रोटॉन्स, ठीक है। तो आप देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। ये हमारे पास इसका न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल है, ये इसका दूसरा शेल है और ये इसका तीसरा शेल है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और लास्ट वाले में भी 8 और सबसे जो लास्ट होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इन सब की वैलेंसी 1 होती है। उसके बाद हमारे पास ये स्ट्रक्चर है किसका, क्लोरीन का, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और लास्ट वाले में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास इनके स्ट्रक्चर्स हैं। अब क्या होगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको 7 इसको कोई दे नहीं सकता, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8। ऑक्टेट रूल के मुताबिक इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसका ये शेल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब इसका लास्ट शेल जो बन जाएगा उसमें आप देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बन गया। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 18, ठीक है। मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गई, नेगेटिव चार्ज कम हो गई, तो इसको हम बोलते हैं K प्लस को हम बोलते हैं केटाइन, K+1 भी बोलते हैं, और इसको हम पॉजिटिव आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आयन। और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 18। तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगी, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव आयन, या फिर इसे हम बोलते हैं एन आयन, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखिए हम, तो ये हो जाएगा K+Cl, तो ये बन जाएगा KCl, ठीक है। ये प्लस और ये -1, +1 -1, तो ये हमारे पास आयन्स फॉर्म हो गए। और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास आयोनिक बॉन्ड था। अब हम आयोनिक कंपाउंड्स को पढ़ते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। तो ये आप लिखें और अब मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। अब हम आयोनिक कंपाउंड्स को थोड़ा स्टडी करते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। दोज कंपाउंड्स which are formed due to ionic bond are called ionic bond, ठीक है, सॉरी ionic compounds। तो ऐसे कंपाउंड्स जो आयोनिक बॉन्ड के थ्रू बने हुए हों उनको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जो आयोनिक बॉन्ड के थ्रू बने हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। फर्ज करें हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे कि हमारे पास है हमारे पास फर्ज करें LiF है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है हम लिख देते हैं यहाँ पर कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम फ्लोराइड का, और एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड का, ठीक है। अब हम और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं KF का, पोटेशियम फ्लोराइड का। ये सब हमने फ्लोरीन के बॉन्ड बनाए हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं MgCl2 का, मैग्नीशियम क्लोराइड का ले लेते हैं हम। उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, जैसे कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ये सब हमारे पास क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड होते हैं। ये सब मोस्टली सॉलिड में होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड में। मैं आपको इसलिए ये कंपाउंड्स बता रहा हूँ कि अगर कहीं पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा आयोनिक कंपाउंड है और किन कंपाउंड्स के अंदर या बीच में
आयोनिक बॉन्ड है, तो आप सिंपली कहेंगे इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये सब क्या है, ये मेटल है, नॉन मेटल है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो आप किसी भी कंपाउंड को पहचान सकते हैं जिसमें एक मेटल हो दूसरा नॉन मेटल हो। आप पहचान सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, और इनमें कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है। ठीक है, आप देखें सब ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो ये सब आप कैसे पहचान सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल के थ्रू। तो ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स है और इनमें कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है। तो प्रॉपर्टीज इनकी हम पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। पहली इनकी प्रॉपर्टी है, दे आर मोस्टली इन सॉलिड स्टेट, मोस्टली इन सॉलिड स्टेट। जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं वो तकरीबन सब कंपाउंड्स आयनिक सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है, दे आर वेरी हार्ड, दे आर वेरी हार्ड कंपाउंड्स। ये सब जो है बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स, इनकी जो हार्डनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। हार्डनेस इनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। बात समझ में आ रही है, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतने वो कंपाउंड्स क्या होंगे, बहुत ही हार्ड होंगे। उसके बाद तीसरी इनकी प्रॉपर्टी होती है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, फोर्स अट्रैक्शन से। बात समझ में आ रही है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनकी क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज है। चौथी इनकी प्रॉपर्टी ये है कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड aqueous form आर मोल्टन कंडीशन, aqueous form आर मोल्टन कंडीशन। ये बहुत ही अच्छे जो हैं इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं और कंडक्टर्स भी होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। तो बेसिकली इनको इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और जब इनको आप मेल्ट करेंगे या फिर आप इनको इनकी सॉल्यूशन बनाएंगे तो उनमें से बिजली जो है वो पास हो जाएगी। तो ये हमारे पास गुड कंडक्टर्स भी है और गुड स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स भी है। ये क्या है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इनकी कुछ प्रॉपर्टीज ही जो मैंने आपको बता दी। सॉरी, यहाँ पर सी आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज है किनकी, आयोनिक कंपाउंड की। जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो मोस्टली सॉलिड में होते हैं, और उसके बाद ये बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत ही हार्ड। इनकी हार्डनेस जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनकी क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनकी क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज है। और लास्ट वाली प्रॉपर्टी जो है, आप इनको गुड कंडक्टर बोले या फिर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट बोले फिर भी ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज थी। अब आप इनको लिखें। तो अब हम डिस्कस करते हैं कोवलेंट बॉन्ड को। तो मैं इसे यहां से मिटा देता हूं। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, बहुत ही इजी टॉपिक है। अब हम चलते हैं कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर। तो ये हमारे पास है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं, दी बॉन्ड formed between two non-metal
नॉन मेटल्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called covalent bond। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो अप टू 1.7 होता है। अगर हम फर्ज करें सोडियम क्लोराइड के दोनों एटम्स को ले लेते हैं, सोडियम को भी क्लोरीन को भी, तो सोडियम और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमें मिलेगा 1.7 से ज़्यादा। तो ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम्स में आयोनिक बॉन्ड में 1.7 से ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कहाँ पर कि कितना डिफरेंस, विच डिफरेंस इज बिटवीन टू एटम्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो आप 1.7 से अप टू को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि जब आयोनिक बॉन्ड बनता है तो उनमें दो एटम्स जो पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो उसमें सोडियम और क्लोरीन है, दोनों की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालेंगे तो 1.7 से ज़्यादा आ जाएगा। कोई भी आयोनिक कंपाउंड हो उसमें से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालेंगे तो वो 1.7 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं कोवलेंट बॉन्ड पर। तो कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। कौन सी शेयरिंग होती है? म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज़ जो किसी एक की ना हो। फर्ज करें आप फेसबुक चलाते हैं तो आपका कोई फ्रेंड होता है, उसकी प्रोफाइल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है म्यूचुअल फ्रेंड्स। तो उन म्यूचुअल फ्रेंड का मतलब ये होता है कि ये इसके जो फ्रेंड्स हैं ये आपके भी फ्रेंड्स हैं और इसके भी फ्रेंड्स हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है वो दोनों एटम्स का होता है, एक एटम का नहीं होता, दोनों एटम का होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, फर्ज करें हमारे पास एक एग्जाम्पल है HF का। किसका? HF का। ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। इन दोनों का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास फ्लोरीन है। ठीक है, ये उसका ये पहला शेल है, ये उसका दूसरा शेल है और ये इसका तीसरा शेल है, ये इसका तीसरा शेल है। ठीक है, ये इसका जो है तीसरा शेल है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, बस इसके पास 2 ही शेल होते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या होगा। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर ये जो फ्लोरीन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखेंगे तो वो 1.7 से कम आएगा। क्या होगा? 1.7 से कम आएगा। डिफरेंस ज़रूर है लेकिन 1.7 से कम आ जाएगा। तो ये दोनों कहते हैं कि यार, फ्लोरीन कहती है यार मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। हाइड्रोजन कहती है मेरे पास तो ऑक्टेट है नहीं, मेरे पास है ड्यूप्लेट। हाइड्रोजन का पहला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसे बोलते हैं ड्यूप्लेट। तो हाइड्रोजन कहती है मुझे ड्यूप्लेट कंप्लीट करने में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम्हें भी 1 चाहिए, कैसे करें? तो ये दोनों आपस में एग्री हो जाते हैं और ये कहते हैं कि हम आपस में कंबाइन हो जाते हैं और तुम अपना इलेक्ट्रॉन मेरे शेल में रिवॉल्व कराओ, मैं भी 1 इलेक्ट्रॉन अपना आपके शेल में रिवॉल्व कराता हूँ। तो इनके लास्ट शेल में आपको दिखा देता हूँ। ये फर्ज करें लास्ट शेल है किसका? हाइड्रोजन का। ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये लास्ट शेल है किसका? फ्लोरीन का। और ये इसका न्यूक्लियस है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके एटम में भी रिवॉल्व करता है और फ्लोरीन का भी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? वो भी कहाँ पर रिवॉल्व करता है? हाइड्रोजन के शेल में। अब आप देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये यहाँ से रिवॉल्व करवा के यहाँ तक आ जाएगा तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन ही हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो ये हाइड्रोजन का शेल फिर यहाँ पर जाएगा
तो यहाँ पर फ्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग है। ये क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग है, कंप्लीट शेयरिंग नहीं है। कंप्लीट शेयरिंग हम उसको बोलते हैं जो डोनेट करते, ये डोनेट नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन बीच में लाते हैं, फिर ये कंबाइन हो जाते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास क्या है? फ्लोरीन है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो फ्लोरीन है इसका Z होता है 9, मतलब नो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, ठीक है, और नो नेगेटिव चार्ज मतलब नो इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है? ज़्यादा है। तो इसके ऊपर डेल माइनस मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से ज़्यादा थोड़ा अपनी तरफ खींच लेता है। जब नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेता है तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाती है, मतलब आधी नेगेटिव चार्ज आ जाती है, फुल नहीं, आधी नेगेटिव चार्ज आ जाती है। हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन सरक जाता है, थोड़ा दूर होता जाता है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इनमें पोल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? पोल्स। ये पॉजिटिव पोल है, ये हमारे पास क्या है? नेगेटिव पोल है। बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास पहला एग्जांपल था। किसका? ये पहला एग्जांपल था हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड का। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं हम। ये हमारे पास पोलर का था। किसका था? पोलर का, ठीक है। अब हम पोलर को हम डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि दी बॉन्ड या फिर दी कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर अगर बात आ गई है तो हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दी कोवलेंट बॉन्ड which is formed between two heterogeneous atoms by mutual sharing of atoms is called polar कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो मुख्तलिफ एटम्स में रहे। सॉरी, मैं सिंधी बोल गया क्योंकि हम रोज़मर्रा की लाइफ में सिंधी ही बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा बॉन्ड जो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान फॉर्म हो, मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान बने, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, एक बात, हम उर्दू बोलते हैं तो उर्दू बोलते बोलते इंग्लिश अल्फाज बोलते हैं तो सामने वाले को कंसीडर करते हैं यार ये बड़ा ही एजुकेटेड बंदा है, बड़ा ही ओपन माइंडेड बंदा है, बड़ा ही ये पढ़ा लिखा बंदा है। जब फ़र्ज़ करे कोई इंग्लिश बोलते बोलते कोई उर्दू का अल्फाज बोल दे तो हम कहते हैं यार इसको इंग्लिश बोलना भी नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लैंग्वेज तो कोई भी इंसान बोल सकता है ना। तो हम भी रोज़मर्रा की लाइफ में सिंधी बोलते हैं, इसलिए उर्दू बोलते बोलते कभी कभार क्या हो जाता है कि एक दो लफ्ज़ जो है सिंधी का निकल जाता है और लोग कमेंट कर देते यार सर ने जो है ना वो सिंधी बोल दी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सिंधी हमारी लैंग्वेज है और लैंग्वेज बोलने से किसी को आप जज नहीं कर सकते, ठीक है। इंग्लिश बोलते हैं तो कहते हैं यार ये बड़ा बंदा है, ये बड़ा रिच बंदा है, बिजनेसमैन है, ये बड़ा ही प्रोफेसर है, बड़ा ये एक्टिव बंदा है, बड़ा ये ओपन माइंडेड बंदा है। अगर हम कोई और लैंग्वेज बोल देते यार ये बड़ा कमबख्त है, यार भूल गया है, इसको बोलना नहीं आता था। वैसी कोई बात नहीं है, कभी कभार हो जाता है। तो टॉपिक पर आते हैं हम। तो ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो दो मुख्तलिफ एटम के दरमियान बने, जिन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे देखिए आप यहाँ पर हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, ठीक है, तो इसकी 4 से कम होती है। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालें तो 1.7 से कम आएगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर जो फ्लोरीन है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगी, ज़्यादा खींच लेगी, मुकम्मल नहीं, ज़्यादा। मुकम्मल तो मतलब इसका शेल ही ख़त्म हो जाए, मुकम्मल नहीं, ज़्यादा खींच लेगी। तो ये बॉन्ड जो है क्या बन जाएगा? पोलर।
पोल्स बन जाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ आ जाएगा तो डेल माइनस, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा सरक जाएगा फ्लोरीन की तरफ तो इस पर डेल पॉजिटिव या फिर पार्शियल पॉजिटिव। ये हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर HCl का। ये HCl है हमारे पास, ये भी डिफरेंट एटम है, ये भी डिफरेंट एटम है, दोनों नॉन मेटल है हमारे पास। ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, और ये हमारे पास जो है इसके पास अच्छा एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, और दूसरा हमारे पास ये क्लोरीन है और इसके पास जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7, ठीक है, 3 3 6 और एक 7, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो इनके शेल्स जो है ओवरलैप हो जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लोरीन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 आ गए, 3 4 5 6 7 और ये 8। ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हमारे पास हाइड्रोजन ने शेयर किया, ये क्लोरीन ने शेयर किया। तो अब यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, तो ये इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ रही है, क्या बोलते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो डिफरेंट नॉन मेटल्स में फॉर्म हो उनको हम क्या बोलते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो अब मैं इसे मिटा देता हूँ, अब मैं आपको नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड सिखा देता हूँ। आप समझ जाएंगे, यकीन करें आप इसी जो हमारा टॉपिक है नॉन पोलर, इसमें आप समझ जाएंगे। अब आप नॉन पोलर देखिए, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ऐसा बॉन्ड, द बॉन्ड formed between two homogeneous atoms, two homogeneous atoms by म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एटम। ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ electrons is called non-polar covalent bond, non-polar covalent bond। ऐसा बॉन्ड जो सेम एटम्स में, सेम नॉन मेटल्स में फॉर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। जैसे आप देखिए यहाँ पर, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का ही एक एटम है, ठीक है, ये दूसरा भी हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है। ये देखिए आप, यहाँ पर होमोजीनियस एटम्स हो गए, होमोजीनियस एटम्स मतलब सेम एटम्स हो गए। इस दोनों को जो है बॉन्ड बनाना है, इसको भी अपना डिप्लेट पूरा करना है, इसको भी अपना डिप्लेट पूरा करना है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। ये इनके जो शेल्स हैं ये आपस में क्या आ जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इसमें भी रिवॉल्व करेगा और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसमें भी रिवॉल्व हो जाएगा, मतलब ये दोनों सेटिस्फाई हो गए। तो आप देखिए, हाइड्रोजन का Z1 होता है, चाहे ये हाइड्रोजन हो या ये हो, दोनों का Z1 होता है। तो आप देखिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। जितना फोर्स ये हाइड्रोजन का एटम लगाएगा उतना ही फोर्स ये हाइड्रोजन का एटम लगाएगा, इलेक्ट्रॉन बीच पर आ जाएगा। मतलब ना इतना उधर चला जाएगा ना इतना इधर चला जाएगा, ठीक है, मतलब एक लेवल पर ही है। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसमें पोल्स नहीं बनेंगे। पोल्स उसमें बनते थे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती थी, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच लेता था, मुकम्मल नहीं ज़्यादा खींच लेता था, तो उसमें पोल्स बनते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर कोई पोल नहीं बनता। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल हो जाएगा H2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास है नॉन पोलर, क्या है हमारे पास, नॉन पोलर, ठीक है। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल है हमारे पास फ्लोरीन का, जिसका Z होता है 9। तो ये हमारे पास इसका पहला शेल है, ठीक है, या फिर हम लास्ट शेल इसको बना लेते हैं यहाँ पर।
7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 3 6, 3 ये 3 6 और ये 7। दूसरा यहाँ पर फ्लोरीन का यहाँ पर बना लेता हूँ, ये इसका लास्ट शेयर है, 1 2 3, ठीक है, 1 ये 2 ये 3 और ये हमारे पास लास्ट वाला, ये भी फ्लोरीन ये भी फ्लोरीन। तो ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। जब आपस में ये कंबाइन हो जाएंगे तो इनका जो लास्ट शेल है तो ये क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इनका स्ट्रक्चर है। तो आप देखिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो यहाँ पर ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, 2 4 4 और 3 7 और ये 8, ये 3 और 4 7 1 8। तो ये इनके जो शेल्स हैं आपस में कंबाइन कर देंगे। आप देखें जितना फोर्स ये लगाएगी फ्लोरीन उतना ही ये फोर्स लगाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ना ज़्यादा इधर जाएगा ना ज़्यादा इधर जाएगा, एक जो है लेवल पर आ जाएगा, मतलब बीच पर आ जाएगा। तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, नॉन पोलर। कौन सा बॉन्ड बनता है, नॉन पोलर। आप सिर्फ ये समझ लें कि दो सेम एटम्स में अगर कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो वो कौन सा होता है, नॉन पोलर। क्या होता है, नॉन पोलर। तो ये हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड था। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर सिंगल डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आप इसको लिखें, ये आपको काम आएगा। अब हम डिस्कस करते हैं सिंगल डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को। मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ से। तो बहुत ही आसान है सिंगल डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। मैं आपको जस्ट समझा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। पहले हम पढ़ते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो उसको हम सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और इसको डिनोट किया जाता है शॉर्ट सिंगल लाइन से। इट इज डिनोटेड बाय शॉर्ट सिंगल लाइन, ठीक है। फर्स्ट करिए हमारे पास फ्लोरीन है, ये उसका शेल है लास्ट वाला, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ये 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। और यहाँ पर ये दूसरा फ्लोरीन है, ठीक है, ये फ्लोरीन दूसरा है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ये दोनों की न्यूक्लियस है, ये इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और ये इनके बकाया इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है, 3 3 3 3 6 7 1 8। इसके भी 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो आप देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। देखिए इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं F2। तो ये हमारे पास क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है ये, सिंगल, मतलब जिस बॉन्ड में जिस कोवलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। वो पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। लाजिम नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो, पोलर हो, नॉन पोलर भी हो सकता है। फर्ज करिए हमारे पास पोलर भी हो सकता है। ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, HCl बन गया। ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास सिंगल है। हाइड्रोजन ने अपने ही हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके H2 बनाया है, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास सिंगल कोवलेंट का एग्जाम्पल है। इसको डिनोट किया जाता है शॉर्ट सिंगल लाइन से। दूसरा हमारे पास है डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये हमारे पास ऐसा बॉन्ड है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो, ठीक है। ये भी नॉन पोलर भी हो सकता है, पोलर भी हो सकता है। इसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पोलर और नॉन पोलर,
दोनों हो सकता है, ठीक है। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है यहाँ पर हमारे पास, फर्ज करें हमारे पास ये ऑक्सीजन है, ये इसका लास्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारे पास ये हमारे पास है ऑक्सीजन, और ये भी हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, और इसके पास भी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब इनको 2 नहीं 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 4 और ये 5 और ये 6, इसमें भी 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा कि इन दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। ये न्यूक्लियस है एक का, ये इसका शेल है, ये इसका न्यूक्लियस और इसका ये शेल है। तो अब ये आपस में क्या हो गए, ओवरलैप हो गए। ये इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, इसने भी 2, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, ठीक है। ये 4 5 6, ठीक है, 4 2 6 7 8, तो 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारे पास कितने हो गए, 3 2 5 5 2 7 और ये 8। तो यहाँ पर आप देखें इन्होंने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर किए हैं। तो इन्होंने ये देखें आप, एक इसने और यहाँ पर 2 इसने 2 इसने, दोनों ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया है जिसको हम बोलते हैं O2। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसको, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। ये आप देखिए इसको डिनोट किया जाता है डबल लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिपल पर आते हैं, बहुत ही सिंपल है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास जो होता है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। फर्स्ट करिए नाइट्रोजन है, और ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करती है दूसरे नाइट्रोजन एटम से। ये 1, ये 3 इसने शेयर किए और 3 इसने, तो ये हमारे पास बन जाएगा N2 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल। तो ये भी हमारे पास क्या हो सकता है, पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास पोलर, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड थे। तो अब हम पढ़ते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनके कौन से टाइप्स होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं, टाइप्स नहीं, लेकिन उनके कौन से जो है, कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। कोवेलेंट कंपाउंड के बेसिकली टाइप्स भी होते हैं, जैसे पोलर, नॉन पोलर, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज इनकी जो होती है वो डिफरेंट होती है आयोनिक कंपाउंड से। तो आप हेडिंग लगा लें यहां पर, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो एक बात आप नोट कर लें कि इसका यानी कोवेलेंट बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो लेविस ने दिया था। किसने दिया था? लेविस ने। तो आप लिखें द कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड was given by लेविस, ठीक है। लेविस ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो अब हम प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि दे मोस्टली एग्जिस्ट इन गैसेस एंड लिक्विड स्टेट। जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड हैं वो या तो लिक्विड में होते हैं या तो वो गैसेस स्टेट में होते हैं। सॉलिड में ये इंतहाई कम मिलते हैं, ठीक है। ये इंतहाई कम मिलते हैं सॉलिड में, या तो ये लिक्विड में होते हैं या तो ये सॉलिड में होते हैं, गैसेस स्टेट में। मतलब मोस्टली लिक्विड और गैसेस में होते हैं, सॉलिड में ये कम होते हैं। उसके बाद ये हार्ड
कम होते हैं, इतने हार्ड ये नहीं होते, ठीक है। तो दे आर लेस हार्ड मतलब इतने ये हार्ड नहीं होते। उसके बाद इनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद दे हैव लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। उसके बाद ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं, दे आर नॉन कंडक्टर्स, ठीक है, नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये कम ही जो है डिसोसिएट होते हैं आयंस में। इनमें तो कंप्लीट एक चार्ज नहीं होती ना, जैसे आयनिक कंपाउंड्स में होती थी +1 +2 +3, इसमें तो होती नहीं है ना इतनी चार्ज, कम चार्ज होती है, पार्शियल चार्ज होती है। तो इसलिए ये कम टूटते हैं आयन में, इसलिए ये बैड कंडक्टर्स हैं या नॉन कंडक्टर्स हैं, और ये बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो ये सॉल्युबल होते हैं उनमें, या फिर हम इसे कह सकते हैं दे फॉलो द स्टेटमेंट लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है। मतलब ये सॉल्युबल होते हैं उन सॉल्वेंट्स में जो कोवलेंट सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है, उनमें ये क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है लाइक डिजोल्व लाइक पर, जो नेचर होती है हमारे पास किसकी, सॉल्यूट की, वो नेचर होनी चाहिए सॉल्वेंट की, तब वो सॉल्युबल हो सकता है। तो कोवलेंट कंपाउंड उनमें सॉल्युबल होते हैं जो कोवलेंट हमारे पास क्या हो, सॉल्वेंट हो। आयनिक कंपाउंड्स उनमें सॉल्युबल होते हैं जो आयनिक सॉल्वेंट हो, और जो हमारे पास पानी है, वाटर है, वो तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, किसी को भी वो क्या कर देता है, सॉल्युबल कर देता है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी किनकी, कोवलेंट कंपाउंड्स की, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब हम कोवलेंट बॉन्ड पर और ज़्यादा बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेविस जो था वो बहुत ही चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बहुत सारी थ्योरीज आई, जैसे MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, उसके बाद हमारे पास दूसरी थ्योरी थी वेस्पर थ्योरी थी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिपल्जन थ्योरी। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, इनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड भी है। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।